हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कल की अपनी जो क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने कैपिलरी राइज के बारे में पढ़ा। केस की है उन्नयन जिसे हिंदी में बोलते हैं। और कैपिलरी राइज का या कैपिलरी फॉल को दोनों का डेरिवेशन फॉर्मूला सेम है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कोई ये ट्यूब है, कोई कैपिलरी ट्यूब है जिसको मैंने मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ। एक्चुअल में इसकी जो रेडियस होती है वो लेस देन 1 mm से बहुत कम होती है ना। तो हम लोगों ने कल पढ़ा कि जो कैपिलरी राइज का जो एच का ये फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका 2T अपॉन रो जी कैपिटल आर, और आप कह सकते हो H इक्वल 2T अपॉन कॉस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल। ये आपकी कैपिटल राइज का फॉर्मूला है। यहाँ पर बेटा जो कैपिटल आर है, ये वाला जो टर्म है यहाँ पर कैपिटल आर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस कर्व। रेडियस ऑफ मेनिस्कस कर्व, क्लियर। और यहाँ पर जो स्मॉल आर है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला। अब इसको हम थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं। बेटा एक चीज देखो ध्यान से, हमने ये फॉर्मूला तो निकाल लिया, ये हाइट निकाली। हमने कौन सी हाइट निकाली ये वाली, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक्चुअल में कौन सी हाइट निकाली है, इस लेवल की हाइट निकाली ये वाली। क्या ये मेरा डेरिवेशन सही है? एक्चुअल में जब मैंने इस हाइट को निकाला तो मैंने इस वाले लिक्विड का वेट किया था, अगर आपको ध्यान है, ठीक है। मैंने क्या किया था, जो टेंशन वाला फोर्स है, टेंशन का जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, वो किसको बैलेंस करेगा, इसके नीचे वेट। बट ये वेट कहाँ तक है आपका, इस वाली लाइन पर है। जबकि हम लोगों ने जो ये वाला वेट है, ये वाला जो लिक्विड है, इस लिक्विड तो ये भी है, तो इस लिक्विड को इंक्लूड नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर विल बी सम एरर, देयर विल बी सम एरर इन आवर कैलकुलेशन। हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि उस एरर के अंदर ये वाले इस लिक्विड वाले वेट को इंक्लूड नहीं करें। तो नॉर्मली जो आपका इम्प्योर वाटर होता है उसमें ये जो लिक्विड का जो वेट है ये बहुत कम होता है। तो इस लिक्विड के वेट को बेटा हम क्या करते हैं, वो नेग्लिजिबल मानते हैं और इस एरर को कंसीडर नहीं करते। अगर हमें कोई नॉर्मली कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो कि ये एरर आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है ना, तो आप एरर को नहीं लोगे और ये वाला जो फॉर्मूला है यही आप अप्लाई करोगे। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल पर इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि उसमें एरर को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो ये एरर मोस्टली किसके अंदर होगा, ये एरर, क्योंकि ये जो, ठीक है, जो मेनिस्कस कर्व होती है इससे ये, ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा हेमिस्फीयर की ओर जाएगी उतनी ही ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली ऊपर की ओर जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल कम होता हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इम्प्योर वाटर होगा उतनी ये वाली क्या होगा, ये एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे कम एंगल किस में होगा, जितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, कम होगा, उतना ही एरर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर आप देखें यहाँ पर तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा आपका, ये वाला तो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका, ठीक है, ये वाला। तो जितना ये लाइन ऊपर की ओर जाएगी, फ्लैट जाएगी, ये एंगल ऑफ एरर क्या हो जाएगी, ये लाइन नीचे की ओर आती जाएगी, ये वाली लाइन नीचे की ओर करती जाएगी, तो एरर क्या हो जाएगा, कम होता हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो पॉसिबिलिटी है इस एरर की वो किस में इंक्लूड किया जाती है, प्योर वाटर केस में। तो बेटा कभी कभी हमें एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि उसमें इस एरर कंसीडर कर लिया जाता है। तो अगर मेरा ये इफ एरर इज कंसीडर, और ठीक है, और किस केस के लिए करते हैं, ज़्यादातर किसके लिए करते हैं, प्योर वाटर। तो मैं प्योर वाटर के लिए कर रहा हूँ, एरर इज कंसीडरिंग इन प्योर वाटर क्लास।
गिलास में अगर ये एरर इंक्लूड किया जाता है तो क्या होगा बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं बेटा, आप यहाँ तक चीज नोट करो। हाँ बेटा, अगर मैंने वो ये डायग्राम बनाया हुआ है कि अगर प्योर वाटर गिलास में हम एरर को कंसीडर कर लें तो बेटा मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ प्योर वाटर गिलास ये क्या होती है, परफेक्ट हेमिस्फीयर। क्या होगी, परफेक्ट हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से आधा गोला होगा, ये क्या, परफेक्टली हेमिस्फीयर। क्लियर, ये परफेक्टली हेमिस्फीयर होगी, पूरी तरह से ये आधा गोला होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे टेंशन डायरेक्शन, तो अब देखो टेंशन किधर होगा, जस्ट ऊपर क्या होगी, टेंशन डायरेक्शन, जिसमें सरफेस टेंशन होगी वो इधर क्यों होगी। तो अब ये आपका वो रेडियस, तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जो रेडियस ऑफ ट्यूब वही मेनिस्कस कर्व का है, तो आपके मेनिस्कस कर्व क्या होगी, इस तरह की होगी, ठीक। तो अब इस वाले केस में हम कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान से, तो ये आपका मेनिस्कस कर्व है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका पृष्ठ तनाव है वो किधर, ऊपर। तो अब वही चीज कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ऊपर वाला फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन कारण लगने वाला फोर्स, जो किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट ऑफ लिक्विड, और कितने वेट ऑफ लिक्विड हो। अब हमें ये वाला वेट लिक्विड भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो देखो ऊपर की कितना, तो अगर मैं ऊपर की कितना फोर्स होगा, टी इंटू लेंथ कितनी होगी, मेनिस्कस कर्व की लेंथ, क्योंकि क्या होता है सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन आपकी कितनी है, टी, और लेंथ कितनी होगी, 2 पाई कैपिटल आर। यहाँ पे आर आप चाहे ट्यूब की रेडियस ले लो या मेनिस्कस कर्व, दोनों की सेम, इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड, ठीक। तो बेटा यहाँ से टी इंटू 2 पाई कैपिटल। अब देखो वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, ये वाला वेट एच हाइट वाला, ये वाला वेट प्लस ये वाला वेट। तो ये वाला वेट कितना होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला वेट कितना होगा, इसका तुम्हें पता है कितना होगा, रो, वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई, वेट क्या होता है, एम जी, एम क्या होता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक। या आप इसको स्मॉल आर जीरो खुद करने पड़ेगा, दोनों इक्वल है, पाई आर स्क्वायर। ये तो आ गया इंटू जी, एम जी, तो एम जी हो गया प्लस ये वाला। अब देखो ये वाला वेट कैसे निकालेंगे, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको ये चीज़ किसी बताई थी, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे पोर्शन का वेट कैसे निकालते हैं। तो आप कैसे करो, आप कैसे निकाल सकते इसका वेट, ऐसे समझो अगर मैं इतनी हाइट है, ये कितनी हाइट है, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ ट्यूब करोगे, ये वाली जो हाइट होगी ये कितनी होगी बेटा आपकी, रेडियस ऑफ ट्यूब की करोगे, स्मॉल आर। अगर मैं स्मॉल आर हाइट के सिलेंडर में से, ठीक, स्मॉल आर हाइट के सिलेंडर में बेलन में से, अगर सिलेंडर में से एक हेमीस्फीयर का इतना वॉल्यूम माइनस कर दूं तो इस लिक्विड का वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज, अब सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एच कितना अपना आर ही है, ठीक, माइनस हेमिस्फीयर वॉल्यूम, हेमिस्फीयर के क्या होता है, पूरे वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर, तो हाफ में कितना हुआ, 2/3 पाई आर। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, टी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच डी, और प्लस पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब हो जाएगी -2/3, तो कितनी हो जाएगी, 3 - 2, तो कितनी हो जाएगी, पाई आर क्यूब बाई 1/3 हो जाएगी। ये 3 पाई आर क्यूब में से 2 पाई आर क्यूब कितनी हो गया, 1/3, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वी गेट एच, ऑन सॉल्विंग वी गेट एच, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जब एरर होगा। अगर बेटा एरर नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं बोला है,
तो आपको एरर कंसीडर नहीं करना है। अगर आपको एरर बोला है कि एरर कंसीडर करो और आपको 99.99% ये किस के लिए दिया जाएगा, एरर दिया जाएगा तो प्योर वाटर के लिए ही दिया जाएगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन क्या आसान। ठीक, तो जितना मैंने पढ़ाया नोट करो वापस से। हाँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। कभी कभी IIT मेन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपके कि जैसे मान लीजिए एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और ये कैपिलरी ट्यूब आपकी सफिशिएंट हाइट की नहीं, मतलब पर्याप्त ऊंचाई की नहीं है। मतलब जैसे मेरा कहने मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो कैपिलरी हाइट होती है, ठीक, कैपिलरी हाइट की आप समझ गया, H इक्वल टू क्या होता है 2T cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर, है ना। अगर मैंने ये फॉर्मूला स्मॉल आर का रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है, ये हाइट, इस हाइट तक कोई किसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड चढ़ सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हाइट है, इस हाइट के हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर ये H की जो वैल्यू है ये मान लीजिए आपके आती है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, कितना आती है 20 सेंटीमीटर। अब आप कहते हो सर हमारे पास, ठीक है, ये हाइट कैपिटल H इक्वल 20 सेंटीमीटर आती है सॉल्व करने पर। अब आपने जो ट्यूब ली है, ठीक है, आपके पास जो ट्यूब है, आपके पास जो ट्यूब है कौन सी कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है, माना उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है H बराबर कैपिटल H बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग लिक्विड कितने लेवल तक ट्यूब में कितना ऊपर से चढ़ेगा, इसको किसका 20 सेंटीमीटर तक। बट आप कह रहे हो सर हमारे पास जो ट्यूब है उसकी तो हाइट 20 सेंटीमीटर है नहीं, मेरे पास जो मैंने ट्यूब यूज की है वो तो 10 सेंटीमीटर हाइट की है। तो बेटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो लिक्विड बाहर निकल जाएगा, यही तो कहोगे, क्या आपका आंसर यही होगा कि इसमें से जो लिक्विड है वही कितने हाइट तक लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ जाएगा, 20 सेंटीमीटर हाइट तक। बट हमारे पास जो ट्यूब है उसकी हाइट इतनी है ही नहीं, हमारे पास तो जो ट्यूब है वो कितने हाइट तक लगा लिए हमने, 10 सेंटीमीटर हाइट तक के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी ट्यूब उतनी हाइट की है नहीं जितनी आपकी हाइट लेवल आ रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो इसके अंदर लिक्विड है ये लिक्विड बाहर निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, मेरा क्वेश्चन ये। सोचो बेटा, पॉज करो, इसे सोचो। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा कि इस लिक्विड को, ये लिक्विड ऊपर जा रहा है, अब ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हाइट तक इसको हम ले गए, अब कितने तक चढ़ सकता है 20 सेंटीमीटर। अब इसको एक 10 सेंटीमीटर से ऊपर चढ़ाने वाला कौन फोर्स है, वही जो बिखरेगा इसको ऊपर कौन ले जा रहा है, सरफेस टेंशन ले जा रही है, सरफेस टेंशन के अलावा कोई और फोर्स है नहीं। और सरफेस टेंशन इसको क्या कहाँ से ले जा सकती है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ 20 सेंटीमीटर हाइट तक, बट उससे ऊपर हाइट है ही नहीं, तो उससे ऊपर कौन फोर्स लगाएगा उस पर, उससे ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। तो सरफेस टेंशन, तो ये क्या एक्चुअल में क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन उससे मैक्सिमम कितनी हाइट तक ले जाएगी, अगर 10 सेंटीमीटर तक ले जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो इसकी एक्चुअल में क्या होगी, जो ये रेडियस ऑफ मिनिस्कस कर्व, अगर मैं इसका फॉर्मूला बोल लिखता हूँ, ठीक है, रेडियस ऑफ H का फॉर्मूला क्या है आपका 2T, अगर मैं रेडियस ऑफ मिनिस्कस कर्व के अकॉर्डिंग 2T अपॉन रो जी कैपिलर क्या है रेडियस ऑफ मिनिस्कस कर्व। तो एक्चुअल में क्या होगा कि बेटा ये हाइट जो लेवल है ये पानी इसमें बाहर नहीं निकलेगा, रियलिटी में क्या होगा कि जो आपकी ये हाइट ये आर है ना, रेडियस ऑफ मिनिस्कस कर्व है, ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी कि जितने आपकी सफिशिएंट हाइट, जितने आपकी हाइट की ट्यूब है उतनी हाइट तक वो लिक्विड चढ़ पाए, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगी, इस रेडियस ऑफ मिनिस्कस कर्व क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ, क्योंकि मुझे पता है कि आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी एच की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, रेडियस ऑफ आर क्या हो जाएगा, आपकी रेडियस ऑफ मिनिस्कस कर्व क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से इंक्रीज होगी कि उस हाइट का लिक्विड चढ़ जाए, वो बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो आपका अगर क्वेश्चन आता बेटा कि अगर इनसफिशिएंट हाइट का, पर्याप्त ऊंचाई का नहीं है आपके पास
जो ट्यूब है वो पर्याप्त ऊंचाई की नहीं है तो लिक्विड बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो, ठीक है, जो आप कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला वो ये है, तो उसकी जो रेडियस ऑफ इनिशियल स्क्वायर वो क्या होगी, वो अपने आप वो इस तरह से बैलेंस होगी कि एच की वैल्यू क्या है, इस तरीके से सेट हो जाए कि लिक्विड बाहर नहीं, क्योंकि उस लिक्विड को ऊपर ले जाने वाला कोई और फोर्स है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आप नोट करो। हाँ बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब हम जैसे आप इस सरफेस में ना कहा था कि ये चैप्टर 2 पार्ट में अपना, एक आपका सरफेस टेंशन और दूसरा विस्कोसिटी। तो अपनी सरफेस टेंशन तो कंप्लीट हो गई है, आप लोग सरफेस टेंशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और अगर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, एक बार आप प्रैक्टिस करो सबकी, तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पर भी कुछ अच्छी प्रॉब्लम पे वीडियो सेंड करूँगा, कुछ सरफेस टेंशन पर बेस्ड प्रॉब्लम को, ठीक है, आपको कराऊंगा। तो अभी आप प्रैक्टिस करो इस पर। तो सरफेस टेंशन के लगभग हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट नया आता है तो हम प्रॉब्लम के थ्रू और देख लेंगे, ठीक है। तो अपने सरफेस टेंशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका विस्कोसिटी का सेकंड पोर्शन। विस्कोसिटी को बेटा हिंदी में जैसे लिखा हुआ श्यानता बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स चालू की थी, तो फ्लूइड डायनेमिक्स जब मैंने चालू की थी तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था आइडियल फ्लूइड की। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है वो ये मान के पढ़ा कि जो भी हम फ्लूइड ले रहे हैं, जो भी हम द्रव ले रहे हैं, वो द्रव कैसा आइडियल है, ठीक है। उसके अंदर श्यानता विस्कोसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब अपना जो डिस्कशन होगा वो होगा नॉन विस्कस फ्लूइड, मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। विस्कस फ्लूइड, वो तो आइडियल फ्लूइड तो क्या था आपका, नॉन विस्कस था। अब अपना डिस्कस होगा विस्कस फ्लूइड या नॉन आइडियल फ्लूइड। तो बेटा नॉन आइडियल फ्लूइड क्या है या विस्कस फ्लूइड क्या है, कि जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे ठोस जो आपकी सॉलिड सरफेसेज होती हैं, जब दो सॉलिड वस्तुओं के बीच में आप लोगों ने फ्रिक्शन नाम की चीज़ पढ़ी, कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो उनके बीच में क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। उसी वहाँ पर उस फ्रिक्शन फोर्स को जो लगाने वाली चीज़ थी, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, वहाँ पर क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है सरफेसों के बीच, वो क्या काम करता है, वो, ठीक है, घर्षण गुणांक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर जो गुण दो सॉलिड सरफेसों के बाद रिलेटिव मोशन का अपोज करता है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। ऐसे ही बेटा क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड होती है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करती है। जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है, जब दो लेयरों के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, तो उस रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए भी जो लिक्विड की लेयर्स होती है उनके बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स, ठीक है। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स है या विस्कस फोर्स है वो क्या करता है, उस रिलेटिव मोशन का, उस सापेक्ष गति का क्या करता है बेटा, विरोध करता है, ठीक है। उनके मध्य जो सापेक्ष गति हो रही है, जो रिलेटिव मोशन हो रही है, उसका विरोध करता है। तो अब लिक्विड के अंदर कोई ना, अब देखो ये किसी लिक्विड के अंदर ये अपोज करने वाला गुण क्या होता है, ज़्यादा होता है, और किसी लिक्विड के अंदर ये अपोज करने वाला गुण क्या होता है, कम होता है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, चेंजिंग होती रहती है, किसी के अंदर ज़्यादा किसी के अंदर कम। तो होता तो लिक्विड के अंदर सबके अंदर ज़्यादातर, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लमों में इसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देते हैं, बट रियलिटी में होता है, ठीक है। तो जो अपोजिंग वाला जो ठीक है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड के अंदर जिसके कारण क्या होता है, किसी में ये ज़्यादा होता है, किसी में कम। जैसे आप देखते होंगे कि अगर मैं पानी उड़ेल देता हूँ तो पानी के उड़ेलने पर पानी काफ़ी तेज़ी से फ्लो कर जाता है। अगर मैं शहद, ठीक है, हनी अगर मैं गिरा दूँ तो उसकी फ्लोनेस क्या आती है, कम आती है। तो इसका मतलब शहद के अंदर अपोजिशन क्या है, ज़्यादा है उसकी लेयरों के बीच में, इसलिए उनके बीच में रिलेटिव मोशन ज़्यादा होने के चांस नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर वो इतनी तेज़ी से वो फैलता नहीं है। जबकि लिक्विड के अंदर क्या होती है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो रिलेटिव मोशन उसमें अपोज क्या होता है, शहद के अंदर तो ये अपोजिंग ज़्यादा हो रही है, जबकि लिक्विड वाटर के अंदर ये अपोजिंग न कम हो रही है, ठीक है। इसलिए शहद आसानी से फैलता नहीं है, शहद और लिक्विड क्या होता है, वाटर जल्दी फैल जाता, फ्लो कर जाता है, ठीक है।
तो ये ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जैसे सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है कि हर लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स होती है, उसी तरीके से विस्कोसिटी भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। हर लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी में विस्कोसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो मैंने आपको, ठीक है, तो मैं आप डिस्कस करता हूँ। ये जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है ना, जो वहाँ पर हम क्या बोलते थे उस अपोजिंग प्रॉपर्टी को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सॉलिड सरफेस के बीच में क्या बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। और यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, लिक्विड के केस में इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न बोल के क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कह लो, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं श्यानता या श्यानता गुणांक। तो श्यानता क्या होती है, श्यानता क्या होगी, द्रव का वह गुण जो द्रव की परतों के मध्य क्या करे, रिलेटिव मोशन का अपोज करे, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या, वह प्रॉपर्टी लिक्विड की जो लिक्विड की जो लेयर्स है उनके बीच में क्या करता है बेटा, रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम श्यानता या क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गुण हर लिक्विड के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस गुण के कारण जो उनके बीच में अपोजिंग फोर्स लगता है, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स तो होगा, ठीक है। इस विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स लगता है लिक्विड के लेयर के बीच में, जो रिलेटिव मोशन का क्या करता है, लिक्विड के लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है बेटा, उस फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्यान बल। क्या बोलते हैं बेटा, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, हिंदी में श्यान, ठीक है। अब थोड़ा सा इस का हम डेरिवेशन देखते हैं कि ये श्यान बल की वैल्यू होती कितनी है। जैसे मैंने एक लिक्विड है, ऐसे समझो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम, ये कोई बोट है, ठीक है, किसी लिक्विड के अंदर ये बोट चल रही है। ये बोट जिस अपर सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, ये किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो मैं कह रहा हूँ ये बोट चल रही है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो अब एक्चुअल में क्या होगा, हम ये मानेंगे कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ क्या टच है, मतलब यहाँ पर लिक्विड को किसी फॉर्म में, लेयर फॉर्म में, और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सभी क्या आपस में जुड़ी हुई है। मैंने लिक्विड को लेयर फॉर्म में क्या होगा, जब ये बोट चलेगी तो इस बोट के चलने पर मैं बोल रहा हूँ कि ये लेयर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से, ऐसे समझो, ठीक है। ये जिस लेयर से टच है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, v वेलोसिटी से। अब क्या होगा, जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये इसके रिलेटिव में मूव करेगी। जब ये इसके रिलेटिव मूव करेगी तो ये वाली क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी। तो ये वाली लेयर इस पर किधर फोर्स, ऊपर वाली, ये नीचे वाली लेयर इसमें किधर फोर्स लगाएगी, पीछे की ओर, नीचे वाली किधर लगाएगी फोर्स, पीछे की ओर, इस पर। और ये वाली क्या करेगी, ये चाहेगी कि जैसे मैं हूँ वैसे रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी ये तो होती है घर्षण की, ये क्या जाता है कि हमारे पास रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये रिलेटिव मोशन खत्म करने के लिए पीछे की ओर फोर्स लगाएगी। तो ये किधर लगाएगी, इस पर, आगे की। तो आगे की ओर लगाने पर, जिसमें कह रहा हूँ इसकी वेलोसिटी v है, तो आगे की ओर लगाने पर इसमें भी हलचल पैदा हो जाएगी। तो इसकी, क्योंकि इसने इस पर आगे की ओर फोर्स लगाया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी मैंने इसकी वेलोसिटी मान लीजिए हल्की सी, ये बड़ी v है, ये v हो गई, ठीक है, इससे कम। अब क्या हुआ, जैसे अब, ठीक है, अब ये वाली लेयर किसके साथ कांटेक्ट में है, ये वाली लेयर इस वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में। तो जैसे ये मूव करी v वेलोसिटी से, ठीक है, ये बड़ी वाली भी, ये छोटी वाली भी से मूव करी, तो इनके बीच में भी क्या होगा, ठीक है, इनके बीच में भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगी। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन आने से क्या होगा, ये ऊपर वाली लेयर होगी, ठीक है, जो नीचे वाली लेयर है, ये वाली लेयर क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, ठीक है। तो इसका अपोज करने के लिए ये सब फोर्स किधर लगाएगी, पीछे की ओर, और ऊपर वाली से किधर लगाएगी, आगे की ओर। और आगे की ओर फोर्स लगाने के बाद इस लेयर के पास से क्या जाएगी, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये वेलोसिटी थोड़ी इससे कम होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाली लेयर में इसे फोर्स लगाएगी, तो इस तरह ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी और ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, और सबसे लास्ट वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि जो इसकी वेलोसिटी वो लीनियर रूप से क्या होगी, डिक्रीज होती हुई जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह का होगा बेटा। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, ठीक है। इनका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। जो ये वाली लेयर होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, इसकी वेलोसिटी इससे कम, इसकी वेलोसिटी इससे कम, इसकी वेलोसिटी इससे कम, इसकी वेलोसिटी और कम। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक दो लेयर और, ठीक, इसकी वेलोसिटी इससे और कम, और इसकी वेलोसिटी 0। तो ये वेरिएशन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक, मतलब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा बीच में, ठीक। जैसे हम नीचे की ओर मूव करते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी।
तो ये इनके बीच में क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट की तरीके से क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इनके बीच में रोल होगा। अब इनके बीच में क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पर रिलेटिव मोशन है। आप देख रहे हो कि हर लेयर के बीच में क्या रिलेटिव मोशन है, क्योंकि हर लेयर की वेलोसिटी क्या अलग अलग। जब हर लेयर की वेलोसिटी क्या, प्रत्येक लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग है, तो इनके बीच में क्या होगी, रिलेटिव मोशन आएगा। अब इस रिलेटिव मोशन के कारण क्या लगेगा, इनके बीच में विस्कस फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्यान। ठीक है, विस्कस फोर्स F प्रोड्यूस होगा। अब जो विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक्चुअल में जो लेयर होगी इस तरीके से, तो आपको मैंने फ्रंट में दिखाया है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो सरफेस होगी इस तरीके से होगी, जो ऊपर वाली सरफेस होगी नाव की, वो कुछ इस तरीके से होगी, लिक्विड इस तरीके से होगा, बोलो होगा नहीं। तो ये ऐसे ही भी वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो एक के बीच में क्या लगेगा, तो इस पे क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगा F पीछे। अब जो विस्कस फोर्स है, दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस लेयर की बात करता हूँ, ठीक है, मैं किनेम दो, ठीक है, जो ये विस्कस फोर्स होता है F, ये एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया में, जो आपकी बॉडी है, ठीक है, इसका जो लिक्विड की लेयर्स के कांटेक्ट में आई, ठीक है, जो दो लेयर्स लिक्विड की क्या आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है, उनका सरफेस एरिया कितना है, जैसे, ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्टली तो इसके सरफेस एरिया ए, इसके समानुपाती को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ये F क्या देखा जाए कि ये F डायरेक्टली किसके होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या, इसे बोलते हैं वेग प्रवणता। ठीक है, जैसे जैसे आप देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है y। ठीक है, तो y दूरी, इसमें इस वाले लेयर के बीच में देखो, तो y दूरी वाले लेयर के बीच में कितने वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, इसका वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये कितने हो गई v/y। या अगर हम कोई दो लेयर्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये वाले दो लेयर्स इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, ये दो वाले, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v माइनस डी, तो इनकी वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है, और ये इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में डिस्टेंस है dy। तो ठीक, तो अगर हम, क्योंकि ये एक्चुअल में छोटे के लिए, हम कितने दो के लिए देखते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस करें तो डी, कितने डिस्टेंस वाले लेयर होंगे, dy डिस्टेंस वाले लेयर होंगे, तो dv/dy, तो ये चीज क्या बोली जाएगी, dv/dy, इस टर्म क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी क्लियर, तो ये चीज इसके समान होती है। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो आपका F है, जो इन दो लेयरों के बीच में जो ड्रैग फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स मतलब श्यान बल या विस्कस फोर्स जो लगेगा, ठीक है, ये जो श्यान बल या विस्कस फोर्स है, ये डायरेक्टली किसके समान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, जो, ठीक है, जो लिक्विड की जो लेयर्स का एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है, सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया, ठीक है, ये एरिया, इस सरफेस एरिया में, ठीक है, ये सरफेस जो एरिया है जो कांटेक्ट में है, ठीक है, इसके। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के dv/dy। क्लियर, तो ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि F डायरेक्टली, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से F डायरेक्टली क्या हो गया आपका, a dv/dy। क्लियर होता है, तो यहां से F इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ईटा a dv/dy, माइनस ईटा a dv/dy। जो यहां पर ये ईटा है, इसी चीज को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में बोलेंगे श्यानता गुणांक। क्या बोलेंगे, श्यानता गुणांक, इस चीज को, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हुई। ये नेगेटिव चिन्ह जो आपको नेगेटिव साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये फोर्स है आपका, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स अपोजिंग है, जो एक्चुअली क्या कर रहा है, इस डीवी को क्या कर रहा है, ये डिफरेंस है, इसको कम कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में मतलब डीवी की डायरेक्शन के जस्ट वी की डायरेक्शन क्या जस्ट अपोजिट, मतलब अपोजिट फोर्स है जो इसका अपोज कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव से हमें ये मिलता है। तो और इस ईटा क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, ये चीज आपकी विस्कोसिटी, ठीक है, तो यहां तक आप नोट कीजिए।
हाँ बेटा, अब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो क्या होता है, ईटा ए डीवी अपॉन डी वन, ठीक। डी वाई क्या, डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स, और डी क्या उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस है, ठीक। जो गैप है, ये गैप तो गया आपका डी वाई, और ये वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया डी। तो यहाँ से ईटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, एफ डी वाई अपॉन ए डी। अगर इसका यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डी वाई मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, और डी वी क्या होगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में इसका जो नाम है, इसके साइंटिस्ट का नाम पड़ा इस चीज को, ये इसकी एस आई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइसली नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया, ठीक है। तो इसी साइंटिस्ट के नाम पर इसकी इस चीज को हम पॉइसली भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज का नाम पॉइसली। इसकी जो सीजीएस यूनिट है, ये तो सीजीएस यूनिट है, एसआई है, ये कैसी है इसकी, एसआई। बेटा इसकी जो सीजीएस यूनिट, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट, देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या न्यूटन क्या जाएगा, डाइन। सीजीएस सिस्टम में न्यूटन क्या बोलते हैं, डाइन, सेकंड रहेगा, और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इस चीज को पॉइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइज, ठीक है, पॉइज। ये इसकी सीजीएस यूनिट है, तो एसआई को पॉइज ली और इसको पॉइज, ठीक है। तो अगर मैं एसआई सीरीज में बात करूं, तो अगर मैं आपको कहूं कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कितने पॉइज होते हैं, तो देखो यहाँ 1 न्यूटन में कितने डाइन होती है, 10⁵ डाइन 1 न्यूटन में इंटू सेकेंड, और 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर, इस पूरे का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 10⁵ डिवाइड बाई 10⁴, और ये सब चीज़ क्या आपकी, ये चीज़ चलाएगी पॉइज, ये चीज़ पॉइज है ना आपकी। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कितनी पॉइज होगी आपकी, 10 पॉइज। रिलेशन कभी कभी सामान्य पूछ लिया जाता है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए कि हाउ मेनी पॉइज इन 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 10 पॉइज, ठीक है। यहाँ तक कि आप नोट करो, शेष हम कल करेंगे। तो आप कल ये एक लेक्चर और अपना हुआ कल, उसमें आपकी ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ नोट करो, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, ठीक है। इसके बाद हम सेशन चालू करेंगे, और आप मेरा चैनल जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक। थैंक यू।